हेलो चैंपियंस, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम एक क्लास में राइट इस पूरी एक क्लास में आज वॉइस को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव हम बनाते कैसे हैं, वॉइस क्या है। ठीक है, आज इस एक क्लास में पूरी वॉइस को हम आप कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, वॉइस, ठीक, जिसकी हिंदी आप अच्छे से जानते हैं, वाच होती है। क्या होती है? वाच। एकदम आराम से बखूबी समझिए, कोई लाल लपेट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, वॉइस की हिंदी क्या होती है? वाच। अब अगर हम बात करें कि वॉइस के प्रकार की, तो हमारे पास दो प्रकार होते हैं मेनली। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ठीक, एक है एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव में जो सेंट्रल पॉइंट होता है हमारा, वो होता है सब्जेक्ट, और पैसिव में ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी कि एक्टिव वॉइस में हमको सब्जेक्ट की प्रधानता देखने को मिलती है। राइट, मतलब अगर एक्टिव है सेंटेंस तो स्टार्टिंग किससे होगी? सब्जेक्ट से होगी। ठीक, पैसिव में प्रधानता किसकी देखने को मिलती है? हमको ऑब्जेक्ट की। ठीक, यानी कि देखिए, जैसे दो सब्जेक्ट लिखे, दो सेंटेंस लिखे गए, एक एक्टिव दूसरा, अब एक सपोज करिए, ऐसे समझाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सेंटेंस लिखा गया एक्टिव का, ठीक। अब जब हम आप उसकी पैसिव बनाएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो एक्टिव का सेंटेंस है, जब पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव के सब्जेक्ट को हम आप रिप्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, जब पैसिव बनाने लगेंगे, वो रिप्लेस हो जाएगा कहां? सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम आप पैसिव बना लिए और एक्टिव के सेंटेंस को इरेज कर दें, तो अब हमारे पास कितने सेंटेंस होगा? केवल एक सेंटेंस, वो पैसिव वाला सेंटेंस। राइट, तो एक्टिव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, जिसको हमने बेसिकली कहा रिप्लेस किया? सब्जेक्ट के प्लेस पर। लेकिन अगर हम एक्टिव के सेंटेंस को इरेज कर दें, सिर्फ हमारे पास एक सेंटेंस है पैसिव का, तो पैसिव का भी सब्जेक्ट होता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। बस फर्क इतना है कि द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस इज नॉट डूअर। सब्जेक्ट वॉइस का जो, सॉरी, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी डूअर नहीं होता दोस्तों। ठीक है, यानी कि वो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, जब पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट जगह पे हमने रिप्लेस किया, तो अब वो सब्जेक्ट कहलाएगा किसका? उस पैसिव वॉइस का, और वो किसी भी कंडीशन में डूअर नहीं होता है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि शायद ये चीजें आप पहली बार सुन रहे होंगे, बट दैट्स ट्रू। और इसी तरीके से हमको आप इसी अप्रोच के साथ पढ़नी पड़ेगी अगर हम आप चाहते हैं कि वॉइस अच्छे से समझ में आए। राइट, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि वॉइस एक्टिव और पैसिव का मतलब हम क्या समझते हैं, या मैक्सिमम बच्चे कैसे इसको देखते हैं। एक रियल एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। अगर आप 5 सेंटेंस लिखते हैं और किसी बच्चे से पूछें, 5 के 5 पैसिव लिखें आप, और किसी बच्चे से पूछें, बस फर्क इतना है कि उसमें से कुछ सेंटेंस, मान लीजिए 5 सेंटेंस हमने लिखे, 3 में आप बाई लगा दीजिए और 2 में बाई मत लगाइए। आई एम डैम श्योर कि जिसमें जिसमें बाई लगा है बच्चा उसको पैसिव बताएगा, जिसमें बाई नहीं लगा है उसको वो एक्टिव बताएगा। जबकि पैसिव बनने का बाई से कोई लेना देना नहीं है। बाई लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, यह डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाई नहीं आएगा तो पैसिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है।
सेंटेंस का पैसिव बनना बाय पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, बाय पे डिपेंड नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब आइए समझते हैं। वॉइस के दो पार्ट हो गए, एक एक्टिव दूसरा पैसिव, ठीक है, वन बाय वन। एक खास बात, जब भी आप कभी भी पैसिव बनाइएगा, क्या पैसिव, तो हमेशा याद रखिएगा पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहले चीज। नेक्स्ट क्या देखना है हमको, देखना ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये रूल की चर्चा हम कर रहे हैं आप, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन चीजों का हमको खासा ध्यान रखना है। पहला चीज कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। दूसरा, यहां हमने लिख दिया सब्जेक्ट और यहां हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा दूसरा रूल या दूसरी बात है जो हमको विशेष ध्यान देना है। पहला, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट यहां रिप्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे, ठीक है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है ये समझते हैं। नेक्स्ट हमको ये देखना है कि जब हम आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, अभी आप क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, क्या आपने सीखा है, सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। यहां आपको किसी चीज को रटना नहीं है, बहुत डीप जाके समझना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में पूरी वॉइस क्लियर, दैट्स माय प्रॉमिस। देखिए, अगर सेंटेंस आपका एक्टिव है, क्या है, एक्टिव, ठीक है, और इसमें चेक करिए कि अगर वो एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट, ठीक है, या फिर किसी भी परफेक्ट में हो। अब किसी भी इंडेफिनिट या किसी भी परफेक्ट में होने का मतलब समझाता हूं कि हमारे पास 3 इंडेफिनिट और 3 परफेक्ट टेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक। तो एक्टिव का सेंटेंस हमारा किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा, तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, ठीक है, तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, 1 टेंस फॉरवर्ड चलना है हमको। क्या करना है, 1 टेंस फॉरवर्ड, यानी कि आगे जाना है। एंड टेक्स, और हम क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और वहां से हमको क्या लेना है, ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग लेना है, यही जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, जब हम उसको सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करेंगे, तो अब ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था पैसिव में सब्जेक्ट यहां रिप्लेस हो गया, अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, सॉरी, समझिए। अब 1 टेंस फॉरवर्ड जाएंगे, जैसे अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो 1 टेंस फॉरवर्ड कौन सा टेंस होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, वॉइस जानने के लिए हमको टेंस का, केस का, पर्सन का, इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो अगर एक्टिव का सेंटेंस इंडेफिनिट या परफेक्ट में है, तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, 1 टेंस फॉरवर्ड जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लीजिए हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, तो पैसिव बनाते समय 1 टेंस फॉरवर्ड जाएंगे, सबसे पहला काम ये करना है। तो अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमको सिर्फ क्या उठानी है, ऑक्सिलरी वर्ब वहां से लेनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कितने ऑप्शन है हमारे पास, 3, इज, एम, आर। अब ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, जब हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर पैसिव बनाते समय रिप्लेस कर दिया, अब इसका आप नंबर चेक करिए। अगर ये सिंगुलर होगा तो इज लगाइएगा, आई होगा तो एम लगाइएगा, प्लूरल होगा तो आर लगाइएगा। क्लियर, आप वही रूल जो टेंसेस में आप पढ़ते आए हैं, एसएसएन पीपी का रूल, राइट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा, राइट। यानी
Plural subjects always take plural verb and singular subjects always take singular verb. Clear? इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं. देखिए, और एक खास बात, पैसिव में जैसा कि भी मैंने बताया आपको, बाई से कोई लेना देना नहीं उसका. पैसिव का बस मतलब इतना है, पैसिव बराबर बी प्लस V3, दैट्स इट. पैसिव बोले तो बी प्लस V3. बी क्या है? बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज, जैसे इज एम आर वॉज वर. आई रिपीट, इज एम आर वॉज वर, बी बीइंग बीन. फिर से सुन लीजिए, इज एम आर वॉज वर, बी बीइंग बीन. ठीक है. अगर इनके बाद कभी भी आपको थर्ड फॉर्म मिली मेन वर्ब की, तो सेंटेंस हमारा पैसिव है, दैट्स इट. बाई लगा है नहीं लगा है उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. इज एम आर वॉज वर, बी बीइंग बीन, ये बी फॉर्म्स होती हैं. अगर इनके बाद कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली तो सेंटेंस हमारा पैसिव है. और यकीन मानिए, इसका विशेष बहुत ध्यान रखिएगा दिमाग में कि पैसिव बिना बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के नहीं बनती है. क्लियर? अगर सेंटेंस आपका पैसिव है तो इज एम आर वॉज वर, बी बीइंग बीन, इनमें से कोई ना कोई मिलेगा. और इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म आपको मिली तो सेंटेंस हमारा पैसिव, दैट्स इट. ओके. अब समझिएगा एग्जांपल्स के थ्रू. जैसे सेंटेंस हमने लिखा, ही ईट्स मैंगो. ठीक है. और पैसिव हमेशा दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब की बनती है. किसकी? ट्रांजिटिव वर्ब की. ट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच हैज इट्स ऑब्जेक्ट. ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है, खुद का ऑब्जेक्ट होता है, उन्हीं की पैसिव बनती है. इन ट्रांसिटिव वर्ब्स की कभी पैसिव नहीं बनती है. ठीक, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा. अब देखिए, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. ये हमारी क्या है? वर्ब है. और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रिप्लेस होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर रिप्लेस होगा. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैंगो है. लिख लीजिए. ठीक. अब देखिए, V5 लगा है, सेंटेंस असर्टिव है हमारा. अब आप अच्छे जानते हैं V5 कहां यूज होता है? वेरी गुड, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में. ओके. तो अभी मैंने बताया कि अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा तो वन टेंस फॉरवर्ड जाना है और वहां से ऑक्सिलरी वर्ब लेना है. तो अगला टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. कितने ऑक्सिलरीज हमारे पास? 3. इज एम आर. अब मैंने बताया था ना आपको कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम पैसिव पैरेंथेसिस में सब्जेक्ट प्लेस पर रिप्लेस करेंगे तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी. ठीक है. तो ये सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे. वेरी गुड. अब ऑक्सिलरी वर्ब लग गई है. इसके बाद तुरंत नंबर आएगा किसका? मेन वर्ब का. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी आएगी, आप अच्छे जानते हो. तो ऑक्सिलरी के बाद हमको मेन वर्ब लिखना है. मेन वर्ब क्या है? ईट. थर्ड फॉर्म ईटन. ईट, एट, ईटन. तो हमने लिख दिया ईटन. ठीक है. अब यहां पर थोड़ा सा रुकिए, समझिए. रटिए मत कि बाई 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 बाई. वैसे मतलब बाई 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 बाई, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. अब ध्यान समझिएगा. कभी बाई भी लगेगा, कभी एट भी लगेगा, कभी इन भी लगेगा, अबाउट भी लगेगा, विद भी लगेगा. ये सारे प्रीपोजिशंस लगते हैं पैसिव में. ठीक है. ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस पैसिव में यूज होते हैं. वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा. ठीक है. लेकिन मैक्सिमम, जैसे अब समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू. जैसे मान लीजिए किसी भी, अगर आप एक्टिव में सरप्राइज आ गया, एस्टोनिश आ गया, वेक्स आ गया. ठीक है. ये सारे वर्ड्स आपको मिले हैं, वर्ब्स मिली हैं. तो पैसिव बनाते समय हम बाई प्रीपोजिशन का नहीं यूज करते, एट का यूज करते हैं. इंटरेस्ट वगैरह मिल गया तो इन लगा देते हैं. आप समझ में आई बात ना? ये चीज वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि बाई के अलावा अदर कौन से प्रीपोजिशन हमारे पैसिव में यूज होंगे. ठीक. बाकी मैक्सिमम बाई ही यूज करते हैं. ठीक. मतलब कुछ खास वर्ब्स होती हैं जो अलग प्रीपोजिशन हमारा कैरी करती हैं पैसिव में. राइट.
लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, बाई यूज करते हैं। तो इस वजह से अब ये दिमाग में मत रखिएगा कि हमेशा बाई ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाई के अलावा भी होता है, उसकी एक खास कंडीशन होती है, राइट। यहां पर ईट और बाई है तो प्रीपोजिशन बाई लगेगा, ठीक। तो ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट था, इसको पैसिव बनाते समय जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस करने से पहले हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है यानी कि ये, अगर ये नाउन है तो बाई के बाद एज इट इज लिख दीजिएगा। सुन लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर सोहन होता, सोहन इट्स मैंगो, तो हम कर देते बाई सोहन। लेकिन यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि केस इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, वेरी गुड, हिम होता है। तो पैसिव बन गया हमारा, मैंगो इज ईटन बाय हिम, ठीक। अब ये जो पैसिव का पूरा हमारा सेंटेंस है, इसमें ये जो मैंगो है, इस पैसिव वाले सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और इज ईटन क्या है, इसकी वर्ब है। अब विशेष ध्यान दीजिएगा, ये जो पैसिव का सब्जेक्ट है, इसके बारे में खास बात जो मैंने आपसे बताई थी कि द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस इज नॉट डूअर, ठीक। जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है वो कभी भी डूअर नहीं होता। डूअर नहीं होने का मतलब देखिए, सब्जेक्ट दो तरीके से हो को हमको देखने की जरूरत है। पहला, एक सब्जेक्ट होगा जो सेंटेंस में एक्शन करेगा, काम करेगा, उसको हम डूअर की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा जो काम नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसको हम आप नॉन डूअर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे समझाता हूं, हमने कहा सोहन ईट्स मैंगो, सोहन आम खाता है, तो यहाँ पर सोहन जो सब्जेक्ट है हमारा, वो डूअर है, क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है पर खाने का। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि सोहन इज अ डॉक्टर, सोहन एक डॉक्टर है, तो क्या यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हमारा सोहन, क्योंकि बात तो हम इसी के बारे में कर रहे हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, राइट। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड इट कैन बी डूअर एंड नॉन डूअर बोथ, ये डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है। एक्शन परफॉर्म करेगा तो डूअर, परफॉर्म नहीं करेगा तो नॉन डूअर, दैट्स इट। ओके, अब समझिएगा, मैंने कहा कि सोहन इट्स मैंगो, यहां पर सब्जेक्ट हमारा डूअर है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हमने कहा कि सोहन इज अ डॉक्टर, तो क्या इस सेंटेंस में सोहन एक डॉक्टर है, क्या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई काम हो रहा है? जी नहीं। यहां पर व्यस्त एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो कोई काम यहां पर नहीं कर रहा है। यहां पर जो सोहन है इस सेंटेंस में, सोहन इज अ डॉक्टर, इट इज अ नॉन डूअर, ठीक है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, राइट। अब आप समझ रहे होंगे, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी डूअर नहीं होता है, कभी भी वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। एक्टिव में भी ही काम कर रहा था, वह आम खाता है, ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और पैसिव बना कि मैंगो इज इटन बाय हिम, उसके द्वारा आम खाया जाता है। अभी भी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इसी के द्वारा हो रहा है, ना कि इसके द्वारा, राइट। इसलिए लिखा गया कि द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस इज नॉट डूअर, पैसिव का सब्जेक्ट कभी भी डूअर नहीं होता है। क्लियर, ये इंडेफिनिट का रहा। अब एक एग्जांपल हम आप परफेक्ट का देख लेते हैं। ठीक, अब ध्यान ये दीजिएगा दोस्तों, मैं चाहूं तो यहाँ आपको 10, 50, 100 सेंटेंसेस करा सकता हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 10 नहीं 10,000 सेंटेंस आप रट डालिए, कर डालिए, पैसिव आपको नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर चाहे आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये जो चीजें बताई जा रही है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि ये हाई स्कूल वाली, इंटर वाली या फिर कंपटीशन वाली पैसिव है, जी नहीं। वॉइस वॉइस होती है, वो ना हाई स्कूल की है, ना इंटर की, ना कंपटीशन वाली, ठीक है। ये जो हवा बना के लोगों ने रख दिया है, ये एडवांस लेवल है, अभी से मत पढ़ो, ठीक है।
सीधी सी बात है, उनको ये तो नहीं आता है, ये तो फिर नहीं चाहते कि आप उसको जाने, समझे या पढ़े। तो अंधी भेड़ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, मतलब मैंगो का मतलब आम होता है। हाई स्कूल में अगर मैंगो का मतलब पूछा गया तो आम, इंटर में संतरा, और एडवांस लेवल पूछ लेकर जामुन हो जाएगा मैंगो का मतलब। यही यही अंग्रेजी का मतलब। दो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छा, बड़ी ताजुब की बात यह होती है कि ये जो इंसान बोलता है ना, अरे एडवांस लेवल अभी से मत पढ़ो दिमाग खराब हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट भी अंग्रेजी नहीं है, वो पढ़ा रहा है साइंस। लेकिन ताजुब की बात क्या है कि वो साइंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसका ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज से, आर्ट साइड से है। मतलब ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पर हैं, नाम लेना उचित नहीं है इसलिए नहीं ले रहा हूं, कभी जरूरत पड़ी तो ले लिया जाएगा, कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे इस तरीके की चीजों को छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब आपने तो निस्संदेह अपनी पढ़ाई ढंग से करी होगी, ठीक है, जो भी जैसा हो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में ये जहर मत बोइए, राइट। अरे अभी से मत पढ़ो, बस इतना ही सीखो कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग, बस। इसके बाद सीख लिए तो फिर तो कोई बम मार देगा ना। तो प्लीज बच्चों के दिमाग से खेलना बंद करें, उनको मतलब ये एक गंदा तरीका है, और प्लीज ऐसा ना करें तो अच्छा होगा। ये सबके लिए मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा किसी भी स्तर पर कहीं हो रहा है तो प्लीज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा मत करिए। एक तो जिंदगी में वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी भरी पड़ी है सबकी लाइफ में, उसी में और ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हो आप। कर सको तो मदद करो चीजों को सीखने में, एनालाइज करने में। अगर कोई बच्चा बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो उसकी मदद करो, उसका दिमाग मत खराब करो, राइट। हालांकि जो बच्चे बच्चे आज समझदार हो गए, उनको कोई इतना इजिली ब्रेन वॉश किसी का कोई नहीं कर सकता। हाँ, सो ये ना कि अगर आप चाहेंगे तभी ऐसा होगा, उसके अतिरिक्त नहीं, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि हाई स्कूल का वाइज चल रहा है, इंटर का चल रहा है, या एडवांस का चल रहा है, ये सबके लिए है। जरूरत सबको पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, राइट। तो प्लीज इसको समझिए आप, और इस खेल को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, आपका बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय बच जाएगा, इतनी सी बात है। अब एक एग्जांपल कोई भी परफेक्ट का देखो, इजी एग्जांपल्स लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम आप यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। हमको पहले तरीका सीखना है कि हम चीजों को टैकल कैसे करते हैं विद मीनिंग, और एक्टिव से पैसिव बनाते समय मीनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल रटी रटाई परंपरा पर पैसे बनाते चले जा रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चरली आपका सेंटेंस सही है बट लॉजिकली गलत है, तो वो गलत ही माना जाएगा। सेंटेंस वही सही होगा, चाहे वो टेंस का हो चाहे वॉइस का, जो स्ट्रक्चरली एज वेल एज लॉजिकली सही होगा। यानी कि आपका स्ट्रक्चर भी सही हो और आप लॉजिकली भी सही हो, मतलब इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग, तभी वो सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर बेस सही है, लॉजिकली गलत है, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पैसिव बनाते समय इसका भी खासा ध्यान रखना है आपको कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी मीनिंग भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिया एग्जाम्पल के तौर पर, परफेक्ट कोई भी ले लीजिए, जैसे सोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। सोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, सोहन अपना काम कर चुका है, सोहन ने अपना काम कर लिया है, चाहे जो बोलिए आप हिंदी में, ठीक है, सब सही है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब, यहां पर एक ऑक्सिलरी है, दूसरी मेन वर्ब है, और ये रहा हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहां रिप्लेस करना है और ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है। तो हिज वर्क क्या है हमारा, ये है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर हमने रिप्लेस कर दिया। अब हैज कंप्लीटेड, हैज है प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट है, आप जानते हैं। तो अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा तो वन टेंस फॉरवर्ड जाना है और वहां से ऑक्सिलरी वर्ब लेना है। तो अगला टेंस हमारा कौन सा है, बिल्कुल सही, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहां से हमको ऑक्सिलरी वर्ब लेनी है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन, वेरी गुड। और आप अच्छे जानते हैं ऑक्सिलरी इसी के अकॉर्डिंग लगनी है। तो हिज वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे हम, हैज बीन। अगर ये प्लूरल होता तो हैव बीन लग जाता, हैज बीन लगा दिया हमने। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होगी, ठीक। अब आप अच्छे जानते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन। मैंने आपसे बताया कि अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा नाउन है तो बाई के बाद हम उसको एज इट इज लिख देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। नाउन हमेशा एज इट इज लिखा जाएगा, जबकि जो प्रोनाउन होगा उसका हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है, ठीक है। आप रटिए मत, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं रट लेते, आई का मी, ही का हिम, ये कर देते, ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाती है तो समझो। बात यह है कि जब आपने लिखा कि ही हैज ईटन फूड, यहां पर ही आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। जब आप पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस होगा बाबू, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा माय फ्रेंड्स। तो दैट इज व्हाई वे राइट द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है तो पैसिव बनाते समय हमको उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ओके। और नाउन होगा तो उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन बाई आता है, तो क्या कर देंगे, बाई सोहन, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। कोई भी एक्टिव का सेंटेंस इंडेफिनिट परफेक्ट में होगा वो ऐसे ही इसी रूल से पैसिव बनाई जाएगी, ठीक। अब एक खास बात ये देख लेते हैं कि किसका पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव के बाद यहां पर हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। बस एक मिनट आप रुकें तो थोड़ा सा इंक फिल कर लूं। लोग देखते, दिखना बहुत जरूरी है ना, ये सोचेंगे कहाँ चला गया मैं। ठीक, तो हम ये देखने जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि किसकी पैसिव नहीं बनती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीन टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, टोटल हो गए कितने, चार। इनकी पैसिव नहीं बनेगी, ठीक है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन चार टेंसेस की पैसिव नहीं बनती है, ओके। तो इंडेफिनिट परफेक्ट को हमने देख लिया कि एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा तो वन टेंस फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है, वहां से ऑक्सिलरी वर्ब को हमको कैरी करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है ये बात हमने देख लिया एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अब बचा किस, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
और फ्यूचर कंटिन्यूस इनकी पैसिव बननी नहीं है। तो इंडेफिनिट और परफेक्ट हमने देख लिया, कॉन्टिन्यूस देखने जा रहे हैं। ठीक, आई होप ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। इतना इजिएस्ट वे में आपने शायद कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है, और बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी एंड आप सभी के प्यार की वजह से हम सब यहाँ पे हैं, और निसंदेह दिन रात हमको साथ रहना है और साथ में सीखना है। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस निकल गया। ठीक है, तो अब हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव इफ वी टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूस टेंसेस? ओनली 2। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हमारे पास यही 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। अगर एक्टिव का सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, कितने ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस में? 2। एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के पैसिव नहीं बनती है। ठीक, तो क्या करना है? पैसिव बनाते समय अगर कोई भी एक्टिव का सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पैसिव बनाते समय हमको सेम वन टेंस फॉरवर्ड नहीं जाना है। क्या है रूल? स्टे। स्टे का मतलब ठहरना या रुकना। इन द सेम टेंस, इन द सेम टेंस। सेम टेंस का मतलब जिस टेंस में है, यानी कि अगर एक्टिव का सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही रहना है। स्टे इन द सेम टेंस एंड ऐड। जोड़ना क्या है हमको? ऑक्सिलरी के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जोड़ना है दोस्तों, बीइंग। ओके, प्लस V3 करके हम पैसिव बना देते हैं। ठीक, दैट्स इट। अगर एक्टिव का सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जिसमें होगा उसी में हमको रुकना है और उसी की ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज होगी। सब कुछ तरीका वही है कि पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी। ठीक, और ऑक्सिलरी के बाद तुरंत हमको लगाना है क्या? बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो करनी है ना भाई। जैसे समझाता हूं, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ही ईट्स मैंगो। ठीक है, इसकी पैसिव हमने बनाया तो क्या बन गया? मैंगो इज ईटन बाय हिम। ठीक, अब हम यहीं पे लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूस का कि ही इज ईटिंग मैंगो। समझिएगा, ही इज ईटिंग मैंगो, सब वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे तो क्या? मैंगो। कॉन्टिन्यूस है तो सेम टेंस में रहना, ये भी आपसे बताया, तो सेम टेंस में मतलब इसी टेंस में रहना है। पैसिव का हमारा ये सब्जेक्ट है कि इसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी आ जाएगी। तो सिंगुलर है तो क्या लगा दिया हमने? इज लगा दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बीइंग नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, समझाता हूं। बीइंग मत लगाइए, पहले वैसे बनाइए। तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब मेन होगी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, आप लगा दीजिए। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है? हिम। चेक करिए, ही ईट्स मैंगो की पैसिव क्या बनी है? मैंगो इज ईटन बाय हिम। चेक करिए, ही इज ईटिंग मैंगो की पैसिव क्या बनी? मैंगो इज ईटन बाय हिम। पैसिव तो दोनों सेम हो गई ना भाई। देखिए, तो हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है? मान लो मिटा दिया जाए, इरेज कर दिया जाए एक्टिव, तो पता कैसे पाएंगे आप कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है और कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है? बोलिए। और दूसरी चीज, यहां पर कंटिन्यूटी, देयर इज नो नीड टू शो एनी टाइप ऑफ कंटिन्यूटी। यहां पर कंटिन्यूटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर है क्योंकि सेंटेंस हमारा किसमें है? कॉन्टिन्यूस में है। यहां पर कह रहा है कि वह आम खाता है, यहां पर कह रहा है कि वह आम खा रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये उसके हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, जबकि यहां पर एक्शन की कंटिन्यूटी को
और कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए हमने कोई वर्ड लिखा ही नहीं। अब हमको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो इस ऑक्सिलरी की भी रिक्वायरमेंट कर दे, कॉन्टिन्यूअस की, और थर्ड फॉर्म लगा के हमको पैसिव भी बनाना है। तो बीइंग ही है जो इस रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, क्योंकि इज एम आर के बाद आप अच्छे से जानते हो हमको बी4 चाहिए, मेन और की आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो ये बीइंग देखो आईएनजी फॉर्म में है, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, बी प्लस बी थ्री, तो बीइंग जो है वो बी फॉर्म की वर्ब है ना, तो इसके बाद जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो पैसिव भी बन जाएंगी। इस तरीके से पैसिव की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है बी फॉर्म की उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर और लॉजिकली दोनों स्तर पर सही हो गया। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग लगाते हैं फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी शो करने के लिए ये बीइंग लगाया जाता है, राइट। तो ये इसकी पैसिव है गलत, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मैंगो इज बीइंग लगाना होगा। यहाँ पर मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम, ये होगा हमारा आंसर। हालांकि अभी इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे बस इतना बताना चाहता था आपसे, ये बीइंग की जरूरत क्यों, रटिए मत, समझिए बीइंग की जरूरत क्यों है। अगर यही नहीं लगाओगे तो फिर कंटिन्यूटी शो नहीं होगी और इस सिचुएशन में आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कौन सी पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट की है या कौन सी पैसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है की है, क्योंकि ये बीइंग ही दोनों की पैसिव को अलग करता है। बीइंग हटा देंगे पैसिव सेम हो जाएगी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है, राइट। तो अब अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा किसी भी कॉन्टिन्यूस में, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, हमको क्या करना है, सेम टेंस में रहना है, उस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और अलग से यहीं पर बीइंग लगाते हैं ऑक्सिलरी के बाद और थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बना देते हैं जैसा हम आप करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, द शॉपकीपर is selling the books, ठीक। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है, इसको बनाना है पैसिव। आप तब तक बनाइए, तब तो मैं पानी पी लूं। बनाइए इसको। सॉरी, देखिए द शॉपकीपर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज सेलिंग हमारी वर्ब हो गई ना, इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं, और सेलिंग हमारी मेन वर्ब। द बुक्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस बी4 मिल रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो अगर आपने अभी सीखा कि हम एक्टिव का सेंटेंस हमारा किसी भी कॉन्टिन्यूअस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो हमको स्टे इन द सेम टेंस में रहना है और अलग से क्या लगाना है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव बना देनी है। बाकी इसके पहले जो रूल्स आपको बताए गए वो एज इट इज चलेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द बुक्स है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हाउ मेनी ऑप्शंस भी है, 3, इज एम आर, तो द बुक्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ऑक्सिलरी हमने लगा दिया, आपको बार बार बता रहा हूं कि ऑक्सिलरी के तुरंत बाद हमको बीइंग लगा देना है, लगा दीजिए, ठीक है। द बुक्स आर बीइंग, सेलिंग हमारी मेन वर्ब है, सेल, सोल्ड, तो सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बेचना ना। द शॉपकीपर इज सेलिंग द बुक्स, दुकानदार किताबें बेच रहा है, तो द बुक्स आर बीइंग, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, ठीक है। द बुक्स आर बीइंग सोल्ड। अब यही था एक्टिव का सेंटेंस, सब्जेक्ट हमारा द शॉपकीपर। पैसिव बनाते समय जब इसको हम आप ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, उसके पहले प्रीपोजिशन बाय आता है। अब ये नाउन है तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, बाय द शॉपकीपर।
राइट, बन गए पैसिव, दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। ओके, अब आइए एक पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देख लिया जाए। देखिए जैसे हमने सेंटेंस लिया एक्टिव का, आई वॉज रीडिंग नॉवेल। हाँ, मैं नॉवेल पढ़ रहा था, उपन्यास पढ़ रहा था, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्यों, सब्जेक्ट रिप्लेस करो, पैसिव बनाएंगे हम आप, ठीक है, तो क्या हो गया, नॉवेल, ठीक है, सिंगुलर है, कॉन्टिन्यूस में उसी टेंस में रहना है और उसी टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है, वन टेंस फॉरवर्ड नहीं जाना दोस्तों। तो नॉवेल वॉज, ऑक्सिलरी के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बीइंग। अब एक विशेष ध्यान दीजिएगा, रीड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म READ ही होता है, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है ना। फर्स्ट फॉर्म को हम आप रीड पढ़ेंगे, जबकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग सेम होगा, ठीक है। तो नॉवेल वॉज बीइंग रेड, राइट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन बाई। अब इसका, अब जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह हम आप रिप्लेस करेंगे यहां पे, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, बन गया पैसिव। ओके, अब ये तो असर्टिव सेंटेंसेस की पैसिव थी। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव भी एकदम इजी है, कोई मतलब बहुत इसको गोल्डन रूल या फिर लोहा पीतल तांबा रूल मानकर मत चलिए। आप सोचो ना, टेंसेस में आप क्या करते हो, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है, असर्टिव प्रकार हमारा असर्टिव है, फॉर्म हमारी नेगेटिव है, तो क्या कर देते हैं आप, ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा देते थे ना, दैट्स क्वाइट सिंपल। यहां भी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे वो इंडेफिनिट की पैसिव बना रहे हो, परफेक्ट की बना रहे हो, कॉन्टिन्यूअस की बना रहे हो, चाहे जिसकी बना रहे हो, जो ऑक्सिलरी है उसी के बाद आप नॉट लगा दो, दैट्स इट, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा प्यारे। जैसे समझाता हूं, यही सेंटेंस आप ले लो, ठीक है, इसे समझ लो। हमने लिखा आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग नॉवेल, मैं नॉवेल नहीं पढ़ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जहां पर ऑक्सिलरी है उसी के बाद नॉट लगा, देखो उसी की ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगेगा हमेशा, अगर वो असर्टिव का नेगेटिव है तो, ठीक है। देखो नॉवेल, पैसिव बनाओ, नॉवेल वॉज, ऑक्सिलरी है ना, इसके तुरंत बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, दैट्स इट। यहां ऑक्सिलरी के बाद ही लगा है ना, तो यहां भी ऑक्सिलरी के बाद लग जाएगा। एक्टिव को देखकर ही पैसिव बनाना है हमको, जहां इसका प्लेसमेंट है, कहां है प्लेसमेंट, ऑक्सिलरी के बाद है ना, तो पैसिव में भी ऑक्सिलरी के बाद इसका प्लेस रहेगा, दैट्स इट। अब इसके बाद बीइंग लगा देंगे, ओके। नॉवेल वाज नॉट बीइंग रेड बाय मी, तो घबराना नहीं है कि नेगेटिव आ जाएगा सर कैसे करेंगे, इसका रूल बता दीजिए, रूल मत रटिए, समझिए चीजों को। नॉट हो गया तो कहां नॉट लगेगा, कहां, सेंटेंस हमारा असर्टिव है, फॉर्म क्या है, नेगेटिव, तो अगर सेंटेंस आपका प्रकार असर्टिव है, फॉर्म नेगेटिव है, तो नॉट कहां लगता है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो पैसिव में भी प्यारे दोस्तों ऑक्सिलरी के बाद नॉट लग जाएगा, दैट्स इट। बाकी जो कुछ भी आप करते आए हो पैसिव बनाते समय, सब कुछ वही करना है। देखो ना, बन गई पैसिव, क्लियर। आई होप यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो पैसिव बनती है वो पूरी की पूरी यहां पर हो गई कंप्लीट, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वी हैव जो कंप्लीट हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि मॉडल्स की पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि मॉडल की पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके बाद हम आप देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसे कैसे बनाते हैं, और फिर इसके बाद देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरा पर्पज आपके सामने आने का सिर्फ एक होता है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, ना कि तोता बनाऊं, ठीक है। एक रूल लिखे 10 उसके एग्जाम्पल लिखे, समझो इस चीज को, मैं 10 एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं, आप क्या सीख रहे हो,
वही 10 एग्जाम्पल। मैं कहना ये चाहता हूं, कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करो ना यार, कोई कंफ्यूजन है बात करो, कमेंट्स करो, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर करो, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर जाएगा ना, 10 नहीं 10,000 सेंटेंस आप बना लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वही जो 10-50 एग्जाम्पल आपको कराए जाते हैं वही आपको याद रहते हैं, इसके बाद आप नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। वी आर नॉट गिविंग एफर्ट दैट बी नीड, जिसकी हमें जरूरत है, जितने एफर्ट की जरूरत है उतना हम दे नहीं रहे हैं, दैट्स इट। क्लियर? तो पूरा का पूरा फोकस मैं शुरू से बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ एक चीज पर मेरे रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊं, वॉइस है क्या, बनता कैसे है, बाकी आप एकदम गर्दा कर दो। दुनिया का कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए, चाहे वो सीएसएल का हो, सीपीयू का हो, सीएचएल का हो, देखो और तुरंत पैसे बना दो विद इन 5 सेकेंड्स, राइट? ओके, अब आइए देखते हैं कि मॉडल के पैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, मॉडल लग्जरीज, हाँ, उनकी पैसे बनाना सबसे इजी होता है। सपोज करिए कि आपके सामने एक एक्टिव का सेंटेंस है, ठीक है, और उस एक्टिव के सेंटेंस में मॉडल आई है। क्या आई है? मॉडल। मॉडल वही कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, यही हाँ मॉडल्स हैं। मॉडल आई है तो पैसिव बनाते समय एकदम इजी, सॉरी बिल्कुल मत घबराइए, एकदम मामला इजी है। क्या है समझिए। पैसिव बनाते समय आप अच्छे से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर रिप्लेस करा हुआ है, तो पैसिव में सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट जगह पर रिप्लेस जब करेंगे तो ये पैसिव का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट? पैसिव का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद तुरंत आपको वही सेम मॉडल लगा देनी है जो एक्टिव में आई है। कोई इधर उधर सोचना ही नहीं है। कैन आया है तो कैन लगा दो, शुड आया है तो शुड लगा दो, कुड आया है तो कुड लगा दो, विल आया है तो विल लगा दो, जो भी आया है टेंशन नॉट, जो मॉडल आई है वो मॉडल लिख दो, और इस मॉडल के तुरंत बाद बी लिख दो। क्या लिख दो? बी। क्यों लिखा जाएगा ये भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई पैसे। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने पहले बाई करके जो सब्जेक्ट होगा उस नाउन होगा तो एज इट इज लिख देना, प्रोनाउन होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस लिख देना, दैट्स इट। ओके, अब समझो यहां पर ये बी की जरूरत क्यों है। देखो ये है मॉडल, सपोज कर लो यहां पे हमने लिख दिया कैन, ठीक है। अब मॉडल एग्रीज आप अच्छे से जानते हैं, अपने बाद हमेशा V1 लेती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये बी लिखने से इस मॉडल की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और अगर हमको V3 लिखना है और पैसिव बनाना है तो आप अच्छे से जानते हैं पैसिव का रूल ही है B प्लस V3, यानी कि अगर हमको पैसिव बनाना है तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनमें से कोई एक लगाना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी तभी पैसिव बनेगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू नीड हम लिखते हैं, ये नहीं जहां मन करेगा वाज लगा दो, जहां मन करेगा बी लगा दो, कुछ भी लगा, ऐसा नहीं है, सबका रूल है। तो मॉडल के साथ हमेशा हम बी लगाते हैं, रीजन क्योंकि मॉडल को चाहिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी का मतलब होता है होना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से मॉडल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। और पैसिव बनाने के लिए इसके बाद हम B3 लिख देंगे तो पैसिव बन जाएगा, ठीक। तो मॉडल की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और पैसिव की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई बी लगाने से। इस वजह से मॉडल अगर आई है तो पैसिव बनाते समय हमेशा क्या लगाते हैं हम? आप बी लगाते हैं। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर दिस प्रॉब्लम लिख दो, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दिस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जहां रिप्लेस कर दिया हमने, अब ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। दिस प्रॉब्लम, मॉडल क्या आई है, कैन आई है, लिख लो। तुरंत क्या लगाना है इसके बाद, बी लगाना है, लगा दो। मेन और की थर्ड फॉर्म, सॉल्व सॉल्व्ड सॉल्व्ड। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। ओके। सब्जेक्ट क्या हमारा आई है। पैसिव जब हम आप बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बन गई पैसिव। तो मॉडल्स की पैसिव बनाना दोस्तों सबसे इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है। जो मॉडल आई है पैसिव बनाते समय उसी मॉडल को लेना है, उसके बाद बी लगा देना है। बाकी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में लगेगा, ये जानते ही हो। बाकी सब कुछ वही हो रहा है जो आप करते आए हो, दैट्स इट। ये देखो मॉडल प्लस बी थ्री बन गई पैसिव। अब यहीं पर अगर निगेटिव होगा, यही मैंने बताया ना, मैं चाहूं तो आपको 2-3 नेगेटिव सेंटेंस लिख के फिर पैसिव बना के दिखा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करो और ये काम खुद से करो। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का यही सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों। मैंने बताया ना, मेरा उद्देश्य आपको तोता बनाना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है। हर बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तोता तो दुनिया आपको बना ही रही है। ओके, प्लीज समझिए। अब दोस्तों क्या होगा, मान लो नॉट आ गया, निगेटिव हो गया फॉर्म सेंटेंस की, तो क्या हो गया, आई कांट या फिर आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो नॉट कहां लगा, ऑक्सिलरी के बाद ना, तो पैसिव में भी ऑक्सिलरी के बाद लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम कैन लगा, ऑक्सिलरी है। अगर निगेटिव होता तो इसके बाद नॉट लगा देते आप, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय मी, दैट्स इट। ओके। तो ये थी मॉडल्स के पैसिव बनाना। कोई भी सेंटेंस आएगा ऐसे ही बनेगा, घबराइएगा नहीं। ओके। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखते हैं। वो भी एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, बस देखिए। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला स्नो टाइप और दूसरा WH टाइप। ध्यान से देखो, पैसिव में पहली चीज दोस्तों, टेंस कभी चेंज मत करिएगा। पैसिव आप अच्छे से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर है ये, और ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, ना कि मीनिंग। ठीक है। और टेंस आप चेंज कर दोगे तो मीनिंग तो बदल जाएगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव बनाते समय टेंस कभी मत चेंज करिएगा। अगर एक्टिव का सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो पैसिव दोस्तों उसकी प्रेजेंट में ही बनेगी। एक्टिव का सेंटेंस पास्ट में है तो पैसिव उसकी पास्ट में ही बनेगी। एक्टिव का सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो पैसिव उसका फ्यूचर में ही बनेगा। ओके, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्सर होता ही है ना कि जब हम आप पैसिव करते हैं तो हमको नरेशन का रूल याद आता है, और नरेशन करते हैं तो वॉइस का। मैक्सिमम ये देखा गया बच्चे कभी कभी ऐसे गड़बड़ी करते हैं कि एक्टिव कर रहे हैं तो टेंस भी चेंज कर डालते हैं, क्योंकि दिमाग में नरेशन वाला रूल चलता है ना। हालांकि वहां हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब टेंस चेंज होता है, लेकिन वो नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं करते हैं। एक्टिव का है, एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पैसिव प्रेजेंट में ही बनेगी। एक्टिव का सेंटेंस पास्ट में है तो पैसिव पास्ट में ही बनेगी। एक्टिव का सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो पैसिव फ्यूचर में ही बनेगी। ठीक, अब समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक ही एग्जांपल से हम आप सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ओके, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। जैसे हमने लिखा, डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट?
क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? आप अच्छे जानते हैं कि इस नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे है, तो ये सेंटेंस पढ़ के आइए दोस्तों, ठीक है, तभी मजा आएगा, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये इस नो टाइप है, राइट। तो पैसिव भी इस नो टाइप में ही बनेगी, ठीक है। सब्जेक्ट है, उसके पहले डू लगा है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारी लगी है, ठीक है। पटाखे की आवाज पे मत जाइएगा, ठीक है। कुछ लोग खुश हैं तो कई दिनों से खुशियां मनाए जा रहे हैं, ठीक है। पटाखा धुआंधार लग रहा है, ठीक है। नाच गाना कई दिनों से चल रहा है, अच्छी बात है, हर आदमी का खुश होने का भाई किसी के घर खुशियां आई हैं तो खुशियां मना रहा है, इससे हमको आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। देखिए ये सब्जेक्ट है, इसके पहले हमने क्या लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया। तो पैसिव में ही ऑक्सिलरी वर्ब ही पहले आएगी। टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल वही है, अगर एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा तो पैसिव बनाते समय वन टेंस फॉरवर्ड जाएंगे, वहां से हेल्पिंग वर्ब को कैरी करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट यहां रिप्लेस होगा, क्रिकेट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा और इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, ऑक्सिलरी आएगी। तो क्रिकेट सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है। इज एमआर में से क्या लगेगा, बिल्कुल सही, इज लगेगा। तो क्या लिख देंगे हम पैसिव बनाते समय, इज क्रिकेट। सब कुछ वही हो रहा है, बस असर्टिव बनाते थे तो यही इज इसके बाद आती थी। स्नोटाइप है तो स्नोटाइप में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट की, आप अच्छे से जानते हो, चाहे वो एक्टिव का सब्जेक्ट हो चाहे वो पैसिव का सब्जेक्ट हो, ठीक। तो इसलिए यहां पर पहले लिख दिया गया इज क्रिकेट, मेन और की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्लेड, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू था। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहां रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन बाई, और यू का ऑब्जेक्ट, चूंकि प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, बाई यू, बन गई पैसिव। अब देखिए अगर यही इस नो टाइप नेगेटिव होता तो क्या होता, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, यू के बाद नॉट लगा होता, ठीक है। तो अब देखिए एक्टिव में चेक करिए, नॉट कहां लगा, सब्जेक्ट के बाद लगा। असर्टिव प्रकार अगर सेंटेंस का आकार आपका असर्टिव है और फॉर्म नेगेटिव है तो इस सिचुएशन में हमेशा ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगता है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका प्रकार, सेंटेंस का प्रकार इंटेरोगेटिव हो और फॉर्म उसकी नेगेटिव हो तो वहां पर जो नॉट लगेगा दोस्तों वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, ना कि ऑक्सिलरी के बाद। हाँ अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखा जाएगा तो ऑक्सिलरी के साथ भी लिखा जा सकता है, बट यहां पर कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिखा गया। मैं कह रहा हूं कि अगर नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद लिखा गया होगा, तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे हम आप, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं ये हो गया पॉजिटिव का, अगर निगेटिव होगा तो यू के बाद क्या लगा होगा, यहां पर नॉट लगा होगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है ना, तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इज क्रिकेट यही लगा दो, नॉट प्लेड बाय यू, दैट्स इट। घबराना नहीं है कि नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया। एक्टिव का सेंटेंस तुरंत चेक करिए, नॉट लगा कहां है, जहां लगा है एक बात खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, एक्टिव के सेंटेंस में जहां नॉट लगा है पैसिव में भी वही नॉट लगाइएगा। अगर एक्टिव के सेंटेंस में ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा है तो पैसिव में भी ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाइएगा। अगर एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, दैट्स इट। नॉट कहां लगाना है आपको पैसिव में, ये आपका एक्टिव का सेंटेंस खुद बताता है, हमको बस दिमाग लगाना है, ओके। थैंक यू। ये था एस नो टाइप। अब आइए डब्ल्यू एस टाइप देख लेते हैं। सेंटेंस ये रखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट ही, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाएगा तो डब्ल्यू एस टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं, यू नो वेरी वेल इट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। डब्ल्यू एस टाइप है तो पैसिव भी डब्ल्यू एस टाइप में बनेगी, सबसे इजी। जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आया है पैसिव भी इसी से स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले इसको लिख लो,
वाई। अब तुरंत चेक करो कौन सा टेंस है, डू आया है, V1 आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप अच्छे से रूल जानते हैं, अगर एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में है तो वन टेंस फॉरवर्ड जाएंगे। अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब कैरी करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यही सब्जेक्ट यहाँ रिप्लेस होगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सिलरी आएगी। तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो ऑक्सिलरी क्या लगा देंगे हम, इज लगा देंगे। ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ रिप्लेस होगा तो क्रिकेट हो गया, ठीक। वाई इज क्रिकेट, ओके। मीनो की थर्ड फॉर्म प्लेड, सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक। अब देखिए अगर ये भी नेगेटिव होता तो क्या होता, व्हाई डू यू नॉट यहां लगा होता, तो पैसिव में भी सब्जेक्ट बाद नॉट लगा है एक्टिव में, तो पैसिव में भी सब्जेक्ट बाद नॉट, तो व्हाई इज, पैसिव का सब्जेक्ट क्रिकेट है, इसी के बाद नॉट लग जाता, दैट्स इट। व्हाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। अब आप कहेंगे सर कॉन्टिन्यूस वाला कैसे होगा, अरे उसमें तो एक दो हेल्पिंग वर्ब रहती है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई। अभी ये भी बताया आपको ना कि चाहे जो सेंटेंस आ जाए, नो टाइप डब्ल्यू एस टाइप में, नॉट कहां लगेगा ये आपको एक्टिव का सेंटेंस बता देगा, ठीक है। जैसे लिखा गया, जैसे मान लो यहीं पे कर दें, ये भी आप देख लीजिए, कॉन्टिन्यूस वाला ही देख लीजिए उसमें क्या है, ठीक है। सेंटेंस अगर आपका हो, व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो वही पैसे बनाते समय क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लो, ठीक। ऑब्जेक्ट यही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आप जानते हैं अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस में है तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे सिचुएशन में वन टेंस फॉरवर्ड नहीं जाते हैं, उसी टेंस में रहते हैं और उसी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और बीइंग लगाते हैं अलग से, ये आप जानते हो, और वैसे भी है। तो व्हाई इज क्रिकेट लिख दो। अब तुरंत इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, ठीक। क्योंकि यहां पर देखो ये था हमारा सब्जेक्ट और इसके पहले ऑक्सिलरी आई, तो ये हो गया पैसिव का सब्जेक्ट और इसके पहले क्या आ गई, ऑक्सिलरी आ गई। अब जो कुछ भी होगा वो इसके बाद ही होगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बीइंग लगाना है, पॉजिटिव होता तो सेंटेंस तो ऑक्सिलरी के बाद लगाते थे, क्योंकि वहां पर देखो आईएनजी फॉर्म कहां आती थी, ऑक्सिलरी के बाद आती थी। यहां पर आईएनजी फॉर्म कहां आई है, सब्जेक्ट के बाद आई है। तो जिस वर्ब से हमको कंटिन्यूटी शो करानी है वो बीइंग है, तो आईएनजी फॉर्म कहां लगेगी, सब्जेक्ट के बाद। नॉट कहां लगाना है, एनजी फॉर्म कहां लगानी है, वर्ब कहां लगानी है, ये एक्टिव का सेंटेंस आपको बता देगा, आंखें खोल के उसको समझना है दोस्तों, ठीक है। मेन वर्ब कहां लगेगी, ये आईएनजी कहां लगेगा, नॉट कहां लगेगा, सब एक्टिव का सेंटेंस आपको बताएगा, डोंट वरी। ऑक्सिलरी कहां, ये सब्जेक्ट पहले, हमने सब्जेक्ट पहले ऑक्सिलरी लगा दिया। आईएनजी कहां लगनी है, सब्जेक्ट के बाद, ये देखिए बीइंग लगा दिया हमने, राइट। व्हाई इज क्रिकेट बीइंग। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, प्ले प्लेड प्लेड, राइट। तो व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, दैट्स इट, क्लियर। अब ये पर नेगेटिव होता तो कहां आता, नॉट यहां आता, सब्जेक्ट के बाद व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तो पैसिव क्या जाती, सब्जेक्ट यही है ना, इसी के बाद नॉट लगा दो, और क्या। व्हाई इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, दैट्स इट। नॉट कहां लगाना है, ये एक्टिव का सेंटेंस आपको बता देगा, जहां पर एक्टिव में लगा है वहीं पे पैसिव में लगा दो, दैट्स इट, ओके। अब जितने भी सेंटेंस हैं, जैसे व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, राइट, हाउ हो गया, अगर वो डब्ल्यूएस टाइप में आते हैं तो उनकी पैसिव ऐसे ही बनेगी, हमेशा ऐसे ही बनेगी जैसा आप बनाते आए हो, ठीक है, यही रूल होगा। मसला किसके साथ होगा, हु के साथ होगा, ठीक है। हु वाले सेंटेंस की पैसिव बनाइए, बना देखते हैं। बाकी वाई का हो गया, हाउ का हो गया, व्हाट का हो गया, सबकी पैसिव ऐसे ही बननी है, ठीक है।
जैसे समझिए दोस्तों, हमने लिखा यहां पर टॉपिक है हमारा हु वाले सेंटेंसेस की पैसिव ना, हु, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव में आएगा। पैसिव बनाते समय इसको इसके प्लेस पर ही इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। हु एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है जिसके तीनों केसेस बनते हैं। तो हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हुज इसका पोजेसिव केस होता है। ओके, तो पैसिव बनाते समय इसके प्लेस पर ही हम क्या करते थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहां रिप्लेस कर देते, फिर बाई लगाते थे ना। हु वाले सेंटेंसेस में इसके प्लेस पर ही हु का बाई हुम कर देना है आपको। अब भी वही हो रहा है, कुछ रटिए नहीं कि बाई हुम कर देंगे। क्यों कर देंगे, समझो। हुम क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन आप बाई लगाते थे। बस ये वहां ना जाकर के अपने प्लेस पर ही बाई ले लेगा। तो बाई के बाद ये प्रीपोजिशन है हमेशा, चूंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना है, आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा, बाई हुम। क्लियर, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। अब जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे हु टीचेस यू, ठीक है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस लिखे ले हम, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पैसिव बनाते समय हमेशा आप अच्छे से जानते हो कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव का वही सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या आनी है, ऑक्सिलरी आनी है। टीचेस V5 लगा है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला टेंस कौन सा है, क्योंकि एक्टिव का रूल क्या है पैसिव का, कि एक्टिव का सेंटेंस किसी भी इंडेफिनिट किसी भी परफेक्ट में होगा तो वन टेंस फॉरवर्ड जाएंगे और वहां से हम ऑक्सिलरी वर्ब को कैरी करेंगे एज पर एक्टिव्स ऑब्जेक्ट एंड पैसिव्स सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हु का क्या करना है दोस्तों, बाय हुम कर देना है, उसके प्लेस पर ही कर दीजिए, ठीक है, एकदम आसानी समझिए। हु को सबसे पहले उसके प्लेस पर ही बाय हुम कर देना, हमने कर दिया। अब ऑक्सिलरी आएगी किसके अकॉर्डिंग, इसी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और इसका क्या पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये क्या है, यू। अगला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यू के साथ क्या लगता है, वेरी गुड, आर लगता है, लगा दो, बाय हुम आर। अब ऑक्सिलरी के तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, ये लिखा जाएगा, तो लिख दो बाय हुम आर यू, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो बाय हुम आर यू टॉट, दैट्स इट, क्लियर। अब यहां पर होता है कि हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू हिस्ट्री, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, तो उसी के बाद लिख दो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अगर ये कंटिन्यूअस में होगा, हु इज टीचिंग यू, तो क्या कर दोगे, बाय हुम आर यू बीइंग टॉट। बीइंग कहां लगेगा, इसके बाद लगेगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये था हु वाले सेंटेंस के पैसिव बनाना। मैं क्या कह रहा हूं, ये इतना छोटा सेंटेंस इसलिए क्योंकि यहां तक आपका सही हो गया, उसके बाद जो आता है उसको आप एज इट इज रखते चले जाओ, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मैंने कहा हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, सेंटेंस मान लो आ गया, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हिस्ट्री कौन पढ़ाता है, तो ये लिखा होगा ना, हु टीचेस यू हिस्ट्री, हु टीचेस यू इंग्लिश, तो टॉट के बाद लिख दो जो भी पढ़ाता हो, जो सब्जेक्ट पढ़ाता हो, सही हो जाएगा सेंटेंस आपका। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, दैट्स इट, ओके। ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव। अब आइए हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की कैसे पैसिव बनाएंगे, और ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। और इस तरीके से वॉइस हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव पैसिव नहीं बनती है, एंड यू नो वेरी वेल इट, ओके। अब आइए देखिए, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के तीन मुख्य तरीके हैं। पहला, आप लिट से बना लो, और ध्यान ये देना इंपरेटिव सेंटेंस
एक्टिव में है और पैसिव आपको बनाना है, अगर वो लेट से बन सकता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लेट को ही आप देंगे, सेंटेंस चाहे जो हो। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर इम्परेटिव का सेंटेंस एक्टिव वाला लेट से बन सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी लेट से बनेगा, रूल अभी मैं बताऊंगा, तो अगर वो लेट से बन सकता है तो पैसिव बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लेट को ही दीजिएगा। और दूसरा तरीका है शुड बी से बनता है, ठीक है। और तीसरा यू आर, ठीक है। अब यहां पर ऑर्डर लगा देंगे, ऑर्डर्ड टू या फिर एडवाइज्ड टू, ठीक है, सजेस्टेड टू, प्रेड टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस। मतलब यहां पर जो आएगा वो एज पर सेंस आएगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है। रिक्वेस्ट का होगा तो यू आर के बाद रिक्वेस्टेड टू कर देना है, ऑर्डर का है तो यू आर के बाद ऑर्डर्ड टू कर देना है, एडवाइस का है तो यू आर के बाद एडवाइज्ड टू कर देना है। यानी कि ऑर्डर्ड टू जहां लिखा गया है यहां पर क्या होगा, एज पर सेंस लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी होगा, और प्लस सेंटेंस सही हो जाएगा आपका। ये 3 तरीके होते हैं। अब आप सोचेंगे यू ही क्यों, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, सेकंड पर्सन, और वो हाइड रहता है, लिखा नहीं जाता। जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट पैसिव में तो लिखना ही पड़ेगा ना हमको, तो इसलिए यू ही बनेगा यहां पर। तीसरा जो तरीका हम आप यू आर ही क्यों, ही इज या दे आर क्यों नहीं, क्योंकि दे और ही इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, यू होता है, और आप ये जानते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। सेकेंड पर्सन हमेशा लिसनर, ओके। अब देखिए लेट से पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, रूल क्या लगेगा, सबसे पहले लेट लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाई यू, बट ये होगा ऑप्शनल, मन करे लिखिए नहीं तो मत लिखिए, सेंटेंस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेंटेंस आपका सही होगा, ठीक। शुड बी से बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई पैसिव, ठीक। और यू आर से तो बता ही दिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस हम आप ले, यहां पर जैसे सेंटेंस लिया हमने, डू इट, इसे करो, ठीक है, इट ऑब्जेक्ट हो गया, डू हमारी मेन वर्ब हो गई। तो आइए सबसे पहले लेट से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको लिखना है लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इट है हमारा, लिख लो, ठीक है, फिर क्या, बी लिख दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन लिख दो, ठीक है। रूल पे रखते चले जाओ, सेंटेंस सही होगा, लेट इट बी डन बाय यू, लगाओ या ना लगाओ सेंटेंस हमारा सही होगा। चाहे लिख दो लेट इट बी डन बाय यू, या फिर लिख दीजिए लेट इट बी डन, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शुड बी से देख लीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इट है, लिख लीजिए इट, तुरंत क्या लगाना हमको, शुड बी लगा दीजिए, शुड बी, मेन की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, आप जानते हैं, तो इट शुड बी डन बन गई पैसिव। यू आर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, यू आर लिखना है, लिख लीजिए, ठीक है, यू आर हमने लिख लिया। अब देखो डू इट, इसे करो, सीधी सी बात है, ऑर्डर की बात है, तो तुरंत लिख दो ऑर्डर टू, ऑर्डर टू प्लस सेंटेंस ना, तो सेंटेंस क्या था हमारा, डू इट था, सेंटेंस लिख दो, यू आर ऑर्डर टू डू इट, बन गई पैसिव, दैट्स इट। ये 3 तरीके थे पैसिव बनाने के, ठीक है। सॉरी, अब अगर सेंटेंस हमारा नॉट होगा तो आप अच्छे से जानते हैं नॉट कहां लगेगा, डोंट डू इट, डू नॉट डू इट, ठीक है, तो नॉट कहां आएगा दोस्तों, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दीजिएगा, लेट इट नॉट बी डन, शुड नॉट कहां लगेगा, ऑक्सिलरी के बाद लगेगा, दैट्स इट। शुड क्या है, ऑक्सिलरी है, इसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, इट शुड नॉट बी डन, ठीक है। अब जहां पर टू डू इट लिखे हो वहीं पर नॉट टू हो जाएगा, योर ऑर्डर नॉट टू डू इट,
यूआर में विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर नॉट नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सिलरी आपके पास होगी, तो जहां पे ऑक्सिलरी होगी ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा दोगे। अब देखो लेट है तो लेट नॉट इट बी डन नहीं करेंगे, लेट इट नॉट बी डन कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा कर देंगे। ओके, और यू आर ऑर्डर्ड टू जहां है तो टू की जगह नॉट टू लगा दीजिएगा, दैट्स इट। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट, पैसिव आपकी बन जाएगी। एक मैं बना के दिखा भी देता हूं, परेशान मत होइए। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, नेगेटिव का एक ले लेते हैं कि डोंट बीट द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसे बनाए 3 तरह के, तीनों मैंने आपको बता दिए। हालांकि ये जो शुड बी वाला है स्पेशली वहां पे हम यूज करते हैं जहां पर मोरल या रिलीजियस ड्यूटी की बात हो, अदरवाइज सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पहले ही बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस अगर वो लेट से बन सकता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेट को ही देना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमेशा यही देखा गया है। हाँ, अगर उसका ऑप्शन सही है तो, गलत है तब किसी और पे शिफ्ट होंगे, लेकिन अगर सही है तो हमको लेट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। देखिए बीट मेनोर है, द चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब लेट से ये बन जाएगा। तो आइए देखते हैं लेट। अब विशेष ध्यान दीजिएगा डोंट, यानी कि चाहे डू नॉट लिखिए या डोंट लिखिए, नेगेटिव है तो तुरंत ऑब्जेक्ट लिखिए। इसके बाद लेट के बाद क्या लिखना है इनको, ऑब्जेक्ट लिखना है, लिख लो लेट द चिल्ड्रन, ठीक है। लेट द चिल्ड्रन, तुरंत अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमको, नॉट लगाना है, विशेष ध्यान दीजिएगा लेट के साथ। तो लेट द चिल्ड्रन नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, ठीक है। लेट द चिल्ड्रन नॉट बी बीटन, अब चाहे बाय यू लगाइए या ना लगाइए वो ऑप्शन है, ऑप्शनल होता है, सेंटेंस हमारा सही हो गया। लेट द चिल्ड्रन नॉट बी बीटन। अब देखिए कुछ बुक्स में, ये एकदम प्रमाणित चीज बता रहा हूं आपको, कुछ बुक्स में, ठीक है, बुक रखी गई है, कुछ बुक्स में क्या किया गया है कि लेट द चिल्ड्रन बी नॉट बीटन करके उसको जस्टिफाई किया गया, सही भी किया गया, लेकिन वो गलत तरीका है, वो सेंटेंस सही नहीं माने जाते हैं, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो लेट द चिल्ड्रन बी नॉट बीटन नहीं करना है हमको, नॉट बी बीटन करना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, यही सही माना जाएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, पूरी एक वीडियो में पूरा का पूरा वॉइस का रोल, और आपने देखा होगा कि हर रूल पर, हर कॉन्सेप्ट पर एक या दो एग्जांपल्स आपको बताए गए। पर्पस सिर्फ इतना सा है, पर्पस एकदम साफ है, आपको बताया उद्देश्य ये है कि आप चीजों को रटे नहीं, चीजों को समझें। समझ में आ गई तो इतिहास लिख देंगे, समझ में नहीं आई तो फिर आप उसी में पड़े रहेंगे, आगे फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा आपका उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ना कि तोता बनना या बनाना, राइट। आई होप यू लव इट। इसको आप बखूबी देखिएगा और आपको लगे कि एक बार में इतना क्लियर नहीं हुआ, फिर से आप देखिएगा पूरी की पूरी वॉइस क्लियर हो जाएगी। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे। यहाँ आपको रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ में आ गया कभी नहीं भूलेंगे। फिर भी मानकर चलता हूं कि कुछ समस्याएं हो सकता है आप झेलें। अगर आपको लगे कि आप समस्या आपके साथ क्रिएट हो रही है, आपको मुझसे बात करने की जरूरत है, तो निसंदेह एकदम देयर इज नो नीड टू हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उस पर मैं डिटेल्ड में वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।